Hello students, लास्ट सेशन वन में आई हैव टेकन सम एग्जांपल फॉर 12th स्टैंडर्ड और उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो कैसे बेटर लिख सकते हैं। बट अभी ये सेशन टू जो वीडियो है मैंने इसे बहुत जनरलाइज करके और भी कुछ पॉइंट ऐड किए। जनरलाइज करके मतलब कैसे कि अब ये जो मैं कुछ बताने वाला हूँ चीज़ें अबाउट द राइटिंग, ये 10th के लिए भी यूजफुल है, 11th के लिए भी यूजफुल है और 12th के लिए भी यूजफुल है। सो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप पढ़ तो लेते हो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है राइटिंग एग्जाम में। यहाँ पे सिर्फ आंसर तक पहुंचना ही नहीं, आप कैसे पहुंच रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। तो अभी उसके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। ये काफी सिंप्लीफाइड सिंपल पॉइंट्स है। हर कोई मतलब 10th हो, 11th हो, 12th हो, ये तीनों स्टैंडर्ड्स इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज कि जब आपको कब वन लाइनर आंसर लिखना है, कब मल्टीपल लाइंस का आंसर लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए क्लियरली। बिकॉज अगर वेटेज कम है और एक्स्ट्रा लाइंस लिख रहे हो उसको कुछ फायदा नहीं है। हमें बहुत सर्टेन टाइम मिला है, उस सर्टेन टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसको एक्यूरेट रिजल्ट या फिर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाना है। So if you are wasting your time writing the lines which will not help you to get the marks, तो हम according to exam pattern नहीं लिख रहे हैं, ऐसा मैं कह सकते हैं। ओके, तो पहले आते हैं, जब आपको डिफाइन और स्टेट दिखेगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए, ये तो आपको पता है। रिमेंबर, जब आपको कहा जाए कि डिफाइन और स्टेट समथिंग, लेट्स से आपको कहा कि 10th स्टैंडर्ड में डिफाइन द हीटिंग इफेक्ट और जूल्स इफेक्ट, या फिर 11th स्टैंडर्ड में कहा कि स्टेट दी वेव फ्रंट, तो आपको सिर्फ वो वन लाइन में आपको बताना है कि वो क्या है, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है। डोंट योर वेस्ट योर राइटिंग टाइम टू एक्सप्लेन द टर्म। जब एग्जामिनर कह रहा है कि वो डिफाइन और स्टेट, मतलब ही और शी इज एक्सपेक्टिंग ओनली एंड ओनली द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट, नॉट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट। ओके, अनदर थिंग, अगर लेस से एक और चीज है कि आपको शायद पता ही नहीं है कि, या फिर आप भूल गए हो, यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपने डेफिनेशन सही लिखी है या नहीं, वन थिंग यू कैन डू, यू जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला। फॉर लाइक 10th स्टैंडर्ड में है हीटिंग इफेक्ट, H is equal to I square RT. So write that formula, explain करो, I is the current, R is the resistance, T is the time. Okay, सेम फॉर दी 12th स्टैंडर्ड। अगर आपको पूछा है कि कुलोम्स लॉ के बारे में पूछा है, लेट्स से स्टेट दी कुलोम्स लॉ, तो आपको याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट स्टेटमेंट वगैरह क्या है, जस्ट राइट दी फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन दी टर्म्स। ओके, दैट ऑल्सो कैन डू। देखो, कुछ ना लिखने से बेटर है कि आप रिलेवेंट लिखो। बहुत बार आपको क्या लगता है, कुछ कुछ लोग स्टूडेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको एग्जैक्टली वही आंसर लिखना होता है जो भी आंसर की में आया था। ऐसे नहीं है, थोड़ा अगर एग्जामिनर कर लोगे, आपने थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके लिखा है, बट जो डिजायर्ड है वही लिखा है, थोड़ा अपने तरीके से लिखा है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जैक्टली रोबोट्स की तरह आंसर लिखना है, जो भी पेजेस हमारे बुक्स में लाइन है वो एग्जैक्टली लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके थोड़ा वेरिएशन आ गया तो भी चल जाएगा। सिर्फ एग्जामिनर कन्विंस होना चाहिए या फिर पेपर चेकर कन्विंस होना चाहिए कि यू नो व्हाट द थिंग्स दे हैव आस्क्ड। दैट्स ओनली द एम वी हैव। ओके, अनदर थिंग, अगर नोट दिख जाए, राइट अ नोट। तो इन दिस यू कैन राइट, ड्रॉ द डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, एनीथिंग इज वैलिड अंडर व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन लाइक राइट अ नोट ऑन दिस। आप डायग्राम निकाल दो, एप्लीकेशन लिख दो उस सर्टन क्वेश्चन के, या फिर डेरिवेशन पता है डेरिवेशन लिख दो, कुछ भी चल जाएगा अंडर, जब आपको पूछा जाए कि राइट अ नोट ऑन दस पर्टिकुलर आर्टिकल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, अगर लेट से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। एक मैं ऑन एन एवरेज बता रहा, डोंट कंसिडर इट्स लाइक अ थंब रूल। ओके, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है बोर्ड के आंसर की के हिसाब से या फिर क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट रफली हर वैलिड पॉइंट को हम पेपर चेकर हाफ मार्क्स देते हैं, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटेंशनली लिखा है कि वैलिड पॉइंट, हर वैलिड पॉइंट को हाफ मार्क मिलेगा। यहाँ पे मैं एम्फेसिस करूंगा वैलिड पॉइंट पे। ऐसा कुछ नहीं आप कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो रिलेवेंट ही होना चाहिए।
वो रिलेवेंट ही होना चाहिए। अगर आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछा है तो एटॉमिक मॉडल के रिलेवेंट ही आने चाहिए पॉइंट्स, उसको ही मार्क्स मिले। बीच में से आपने रुदरफोर्ड का मॉडल का पॉइंट्स लिखे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। वैसे ही 10th स्टैंडर्ड में अगर लाइट का आपको कॉनकेव मिरर्स का पूछा है क्वेश्चन, तो कॉनकेव मिरर के रिलेवेंट लिखो। अगर वो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो गए तब आपको हर वैलिड पॉइंट को हाफ मार्क मिलेंगे, पर उसकी जगह आपने कॉन्वेक्स लेंस का लिख दिया, यू कांट एक्सपेक्ट द फुल मार्क्स। राइट, रे ऑप्टिक्स में 12th स्टैंडर्ड को वही है। अगर आपको कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स पर्टिकुलर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा है तो उसके बारे में ही लिखना पड़ेगा। आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिख के आया नहीं, यू कांट एक्सपेक्ट द एग्जामिनर विल गिव यू द मार्क्स। तो बट रिमेंबर, तो एक रफली आपके हर एक वैलिड पॉइंट को हाफ मार्क मिलेगा। इस तरीके से आप समझ के चलो। मतलब अगर आपने 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 वैलिड पॉइंट होने चाहिए। आई होप अभी जो सुन रहे हैं वो कोई पैराग्राफ राइटिंग की मेथड फॉलो नहीं कर रहे। साइंस में कभी भी पैराग्राफ राइटिंग को वैलिड नहीं समझा जाता। राइट द आंसर इन पॉइंट। तो मतलब आप एक कह सकते हो कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट्स। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो लगभग 6 से 8 पॉइंट वैलिड पॉइंट एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अगेन देर आर सम क्वेश्चन शायद उनमें इतने पॉइंट ना बने, वो एक्सेप्शनल केस समझ के जरा इग्नोर कर देना। बट मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जब आएंगे 3 मार्क्स के तो एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट कि आप ऑलमोस्ट 6 से 7 तक वैलिड पॉइंट लिखो टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अनदर इज न्यूमेरिकल फॉर्मूला। अगर लेसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि फर्स्ट थिंग यू डू इज रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूला और सारे डेफिनेशन याद ही कर लो। या एनसीईआरटी में जो जो नीचे समरी होती है वो आप हर चैप्टर की याद रखो। आपको वो चैप्टर इजी लगे या डिफिकल्ट, वो हर चैप्टर का याद रखो। फॉर्मूला याद रखने का फायदा क्या होता है, वो आप अलग 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 जगह यूज कर सकते हो। उसको आप लेट से, मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट में कहा कि डिफाइन का आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं रहे, हो सकता है एग्जैक्ट साइंटिफिक डेफिनेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल जाता है, तो आप उसका फॉर्मूला लिख के उसको एक्सप्लेन कर दो। ओके, मार्क्स देंगे या नहीं देंगे वो पेपर चेकिंग या उस कंडीशंस पे डिपेंड है, बट मोस्ट लाइकली यू विल गेट मार्क फॉर दिस क्योंकि आपने रिलेवेंट लिखा है। ओके, और न्यूमेरिकल्स में लेट से आपको फाइनल आंसर तक नहीं आ रहा है, बट न्यूमेरिकल का जब आप फॉर्मूला लिखोगे उसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे, आपको ऑलमोस्ट 1 मार्क्स या 1.5 मार्क वहां पे फिक्स हो गया है। शायद आपका कैलकुलेशन गलत हो जाए, चलो ठीक है, बट अगर 3 में से 2 मार्क्स आ जाएंगे ना, चलो 1 मार्क आ जाएगा। हमारा एम क्या है, हर बॉल पे हम 6 नहीं मार सकते, तो हर बॉल पे 1-2 रन तो निकाल सकते हैं। राइट, विराट कोहली क्यों ग्रेटर बैट्समैन है, सिंपली वो हर बॉल पे चौका छक्के नहीं मार सकता, बट वो डॉट बॉल कम जाने देता है। हमारा भी इस एग्जाम में एम वही है, हमें डॉट बॉल नहीं, जीरो नहीं जाने देना है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ मार्क्स निकालने। अब आता है नेक्स्ट डेरिवेशन का पार्ट। डेरिवेशन में क्या हो जाता है, आप बहुत डर जाते हो कि मुझे सारी चीजें आनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर कुछ कुछ बार हो जाता है कि मल्टीपल स्टेप का अगर डेरिवेशन हो, आप बीच वाली स्टेप भूल जाते हो या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन में गलती हो जाती है, नहीं आ रहा होता है। ठीक है, जितना आता है उतना लिखो। बीच वाले स्टेप आपको नहीं आ रहे ना, तो फाइनल स्टेप लिखना मत भूलना। फाइनल स्टेप लिखो, उसे एक्सप्लेन करो। उसको मार्क देने या नहीं देने वो पेपर चेकर डिसाइड कर लेगा। आप बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो परेशान हो जाते हैं और मुझे बीच वाली स्टेप नहीं आ रही है, इसकी वजह से लास्ट स्टेप भी नहीं लिखते। अरे एग्जामिनर को कैसे, देखो ये राइटिंग एग्जाम है ना, अगर आप लिखोगे नहीं एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। आप जब लास्ट स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि उसे बीच वाले स्टेप नहीं आ रहे थे, इसने लास्ट स्टेप को क्या आ रहा था। जो कुछ डिसीजन ले रहा है वो पेपर चेक के ले लेगा, बट मोस्ट लाइकली वो आपके पॉजिटिव ही होगा। In most of the scenario, most of the cases, most likely we will get the marks for that also. अब ये डिपेंड ऑन अ केस है, जनरलाइज मत करना, डिपेंड ऑन अ केस कुछ वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। और लास्ट है डायग्राम। अब डायग्राम के बारे में याद रखना। डायग्राम में कैसा है कि आपको लेबल्स देना नेसेसरी होता है।
एटलीस्ट 3 लेबल तो एक्सपेक्टेड है हर डायग्राम में। और उसको एक सबसे अच्छी आदत कि डायग्राम निकालने के बाद नीचे एक्सप्लेन करो कि आपने डायग्राम किसकी निकाली है और क्यों निकाली है। आपने अगर एनसीईआरटी में ऑब्जर्व किया होगा ना, उन्होंने हर डायग्राम के नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया 2-3 लाइन का कि ये डायग्राम है क्या। इवन स्टेट बोर्ड के बुक्स में भी काफी अच्छे से दिया है कुछ कुछ बार। तो वो काफी इजी रहता है। जब भी आप पेपर लिख रहे हो ना, आपका इंटेंशन आप याद रखो, इस तरीके से पेपर आपको लिखना है कि आपसे 1 स्टैंडर्ड लोअर का बच्चा पढ़े तो उसको भी समझ आए। मतलब आप 10th में हो तो मैं ऐसा पेपर लिखूंगा कि 9th का बच्चा पढ़ रहा है तो भी उसे समझ आए। मैं 12th में हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 11th के बच्चे को समझ आए। ये ये एक मैं बहुत एक रफ आपको आइडिया दे रहा है कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को। ये माइंडसेट दिमाग में रखो कि मुझे दूसरों को एक्सप्लेन करना है और उस हिसाब से लिखो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही होगा, यू विल गेट योर मार्क्स फॉर श्योर। Okay, I hope I have given some useful information to you, and thank you for listening.